आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपना लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर एंड लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चा लोग, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने चैनल जेडी इंस्पिरेशन में। और बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट बार बार आती है कि सर किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से हमें नोट्स मेंटेन करने चाहिए, जो क्लास में हम जाते हैं उसके बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि जब पेपर आए तो उस वक्त हम अच्छे तरीके से चीजों को रिवीजन कर पाएं। तो बच्चा लोग, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आपकी पढ़ाई की जर्नी को बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसा क्या काम कर सकते हैं हम लोग जिससे कि आपका रिजल्ट 100% बन सके। चलिए देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसी न किसी कोचिंग के अंदर एडमिशन तो ले लेते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि रिजल्ट 1% या उससे भी कम रहता है। क्या वो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा? क्या वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन सारे नोट्स फॉलो कर रहा है, सारे टीचर्स की बात फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट 1%? इसका मतलब 99% बच्चा जो है वो हर साल फेल होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा चलिए, हम ऐसे मानते हैं कि वो जो 100% बच्चा है जिसमें 1% का रिजल्ट आ रहा है, उसमें से ये मान लेते हैं कि सिर्फ हमारा 50% बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और 50% बच्चा ऐसा है जिसने बस फॉर्म भर दिया कि चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसने प्रिपरेशन नहीं की। तब भी क्या 50% का सिलेक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। इसका मतलब 49% बच्चा फिर भी फेल हो रहा है। मतलब पूरी मेहनत की, 2 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की, उसके बावजूद भी वो बच्चा अपना रिजल्ट नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन होगा? पैसा उसका भी गया है, टाइम उसका भी गया है, टाइम जिसका 1% में रिजल्ट आ रहा है उसका भी गया है। देखो भाई, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पढ़ाते हैं तो डेली के डेली हम ये देखते हैं कि यार बच्चा आता है और हमसे सवाल करता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी किताब पढूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब यही रहते हैं कि बेटा मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, और कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक बता देते हैं जिसको बच्चा सॉल्व कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं टाइम का मिसमैनेजमेंट या फिर कुछ चीजें वापस से भूल जाना चैप्टर की, और आगे जो रिजल्ट आता है उसके अंदर काफी चीजें वो बच्चा मिस कर देता है। तो क्या ऐसा हो जिससे कि आप बार बार जो चीजें आ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं तो पीछे की चीजें आप ना भूलें, ऐसा क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो के अंदर मैं वो ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं जिस ब्रह्मास्त्र को आप यूज करेंगे तो आप अपने रिजल्ट को इनहेंस कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि आप अपने रिजल्ट को 100% पा सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप 100% सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आज जो मैं बताने वाला हूं वो सारे टॉपिक्स आपने अगर फॉलो कर लिए तो। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या पैटर्न फॉलो करना है प्रिपरेशन के दौरान। देखिए, जब आप पहले दिन इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो वहां पर टीचर आपको कुछ पढ़ा देता है। मान लीजिए उसने कोई एक कॉन्सेप्ट आपको करा दिया, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में उन्होंने कराया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन्होंने क्या किया, कुछ टॉपिक्स मतलब लाइक कि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए। अब वो कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद टीचर आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस कराएगा, राइट? एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मान लीजिए टीचर ने 4 या 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करा दिए और आपने वो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से नोट कर लिए। अब आपको एक डीपीपी मिली, अब उस डीपीपी को आपने सॉल्व करना शुरू करना है। अब देखिए, प्रिपरेशन कहां से कैसे शुरू हो रही है, इस बात को थोड़ा सा गहराई में समझना बेटा। टीचर ने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके ऊपर 4 अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करा दिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कराया, फिर 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट कराया, फिर से 4 से 5 क्वेश्चंस करा दिए। तो अब आपका जो रोल शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है कि क्लासरूम में बैठकर आपने वो 4 से 5 कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छे से समझना। पहला पॉइंट कि जो पॉइंट थे कि भाई अगर मान लो रियल रूट्स की बात आ रही है तो वहां पे हमें बी पॉजिटिव लेना होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेना होता है।
मान लीजिए कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जाते हैं तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, प्योरली इमेजिनरी कब होता है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। रटने मतलब इन द सेंस कि आपको याद रहने चाहिए कि ऐसा होने पर ये करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायो, आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप उसको याद रखने में फेल हो रहे हो, दैट मींस फिर तो प्रॉब्लम है, फिर आईआईटी जेईई या फिर नीट इस तरीके से नहीं निकलने वाला। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब क्लास में गए आप, क्लास में जो टीचर ने कराया है उसे पूरी तरीके से समझना है कि टीचर ने ये कॉन्सेप्ट लिखा है तो आपको वो याद रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा करने पर ये करना है। उसके बाद टीचर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस का तरीका याद रहना चाहिए आपको कि अच्छा ये पूछने पर ये फॉर्मूला लगाते हैं और इस तरीके से आंसर निकालते हैं। अगर ये याद नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप वापस से उसको रेफर करेंगे और वापस से वो नोट्स आप देखेंगे एक बार। क्लियर? अब ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, आपने क्या करना है, एक पेज पर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ जाता है तो एक पेज लेना है और उसमें हम बोलते हैं रिवीजन नोट्स बनाने हैं। क्या बनाना है? रिवीजन नोट्स बनाने हैं। रिवीजन नोट्स क्या होंगे सर? ये रिवीजन नोट्स क्या है, ये नया क्या है? देखिए, रिवीजन नोट्स का मतलब ये हुआ बेटा कि आपने चैप्टर का नाम लिखना है सबसे पहले। मान लीजिए आपने लिखा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, उसके बाद उसकी सारी सब हेडिंग्स विथ नोट आपने लिखनी है एक पेज पर। सिर्फ सब हेडिंग्स लिखनी है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। मतलब पहला पॉइंट लिखा आपने कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। दूसरा पॉइंट कि आयोटा क्या होता है। तीसरा पॉइंट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद लिखा कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे कर रहे हैं, मॉडुलस क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, आर्गुमेंट क्या है। ये सारी हेडिंग्स जो सर ने लिखवाई है क्लास में, वो सारी की सारी हेडिंग्स एक पेज पर आपने उतार लेनी है। और मेरे हिसाब से कोई भी चैप्टर एक पेज पर उसके सारे मतलब जो भी सब हेडिंग्स हैं वो आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि सर इससे क्या मिलने वाला है हमें? बिल्कुल जी, अब इससे क्या होगा कि आपने मान लीजिए अपने टेबल जहां आप पढ़ रहे हैं उसके आगे चिपका लिया वो पेज, तो आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज है कि यार इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये इस टॉपिक के इस सब टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन है। तो बेटा रिवीजन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आप लोगों के लिए। अगर आप रिवीजन नोट नहीं बनाते हैं, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार चैप्टर इतना ही था। आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार पता नहीं चैप्टर में कुछ और भी पूछा जा सकता था, पता नहीं क्या आ सकता था, राइट। तो रिवीजन नोट्स का फंडा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र कारागर हो सकता है बेटा। अब जब इससे क्या होगा कि जैसे पेपर में गए आप, उस पेपर में जाने से पहले आपने चैप्टर का रिवीजन नोट्स उठाए। अब रिवीजन नोट उठाने के बाद आपने देखा कि अच्छा इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स हैं। अब उस सब टॉपिक को आप सोच रहे हैं क्योंकि ये वाला क्या था, आपने नोट्स तो बनाए हुए हैं। अब वो नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उस चीज को रिमाइंड कर पाएंगे कि इस सब टॉपिक के अंदर ये वाली चीज थी। आपने रिवाइज करा, ओके ये सब टॉपिक अच्छा मेरे को याद है। और इस तरीके से पेपर में जाने से पहले आपने वो सारे टिक कर लिए कि यस मुझे ये सारी चीजें याद है। उसके बाद रिवीजन नोट्स के बाद दूसरा काम, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा कि आप पर डे कुछ डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे। आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसके पर डे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या ऐसा करके चलना है? इसमें आपने ऐसा करके चलना है कि आपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टिक करके चलने हैं। अब इंपोर्टेंट कौन से होंगे? आपके लिए इंपोर्टेंट वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिफिकल्टी में सॉल्व हो रहे हैं या फिर सॉल्व नहीं हो रहे। देखिए, आप पहले ही सॉल्व करते टाइम टिक करके चले कि ये क्वेश्चन आसानी से हो गया और ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा, इसको पूछना पड़ा, इसमें अलग कॉन्सेप्ट था, और आप 3 to 4 कैटेगरी आप अपनी बना ले, अपने माइंड से अपने कैटेगरी बना ले और वो कैटेगरी के क्वेश्चंस को टिक करके चलें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम रिवाइज करेंगे उस चैप्टर को, ठीक, तो रिवीजन नोट से हम रिवाइज कर लेंगे उसकी थ्योरी को, और उसके बाद अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे या फिर जो हमसे नहीं आए। तो बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि आपने किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना है। और अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने बताया, देखो आप कहेंगे अच्छा ये सारी चीजें इतनी तो बस हमें पता ही था, तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि मैं कह रहा हूं सिर्फ आप इतना करें, इतना ही फॉलो करें। पहला जो मैंने बताया कि जो नोट्स सर ने कराए हैं
वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारी वैरायटी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट बताया कि रिवीजन करना है भैया, रिवाइज नोट्स बनाने हैं, रिवीजन नोट्स बनाने हैं। सेकंड पॉइंट, तो रिवीजन नोट्स सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से बनाने हैं और उन्हें याद भी रखना है, रिवाइज करते रहना है पुराने चैप्टर के लिए। तीसरा मैंने बताया कि डीपीपी और मॉड्यूल को सॉल्व करना है और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करने हैं जिन्हें हम बाद में रिवाइज कर पाएं। के बाद जो नेक्स्ट होगा लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, और वो ये होगा कि जब भी कोई चैप्टर आप उसको कर लेते हैं, उसके लेक्चर नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके रिवीजन नोट्स बना लेते हैं और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने के बाद लगा लेते हैं, टिक कर लेते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट पेपर। आप क्या करें, कोशिश करें कि उस चैप्टर का, जिस चैप्टर को आपने अभी सॉल्व किया है, उस चैप्टर का कहीं से भी कोई भी एक रैंडम पेपर जरूर उठाएं और उस पेपर को दें और आप देखें कि उस चैप्टर के क्वेश्चंस में अभी आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। तीनों सब्जेक्ट में आपने ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है और अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता और आप जो 1% कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी के अंदर होंगे। लेकिन आपकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पूरी साल आपकी ये कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंसी तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 दिन जोश में रहे और 10 दिन के बाद फिर 5 दिन आपने गैप कर लिया, यार हो गया बस खत्म, फिर कोई सिलेक्ट नहीं करा सकता आप। जी सच्चाई है, चाहे आपको बुरी लगे, लेकिन आप अगर जो इस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप 6 महीने भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। तो लास्ट पेपर की एनालिसिस आप करें और पेपर की एनालिसिस करने के बाद आप सब कुछ अपना एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि आपको किस चैप्टर में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी नहीं है और कौन सा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सभी के सभी कमेंट के अंदर ये जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।